बाद लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी की, जिन्होंने संविधान गौरव अभियान दिवस के मौके पर कांग्रेस और एसपी पर बड़ा हमला बोला। और इसके बाद बात होगी दिल्ली का दंगल जारी है कि वहीं सीएम योगी की डिमांड भी भारी है। सीएम योगी दिल्ली में 14 रैली करेंगे, इसका शेड्यूल तय हो गया है। साथ ही जानेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव में ब्राह्मण कार्ड कितना कारगर साबित होने वाला है। एसपी और बीजेपी को क्यों ब्राह्मण वोटर्स को साधने में जुटी है। फिर बात करेंगे साल 1978 में हुए संभल दंगों के तार बीजेपी विधायक ने क्यों जोड़ दिए हैं आजम खान से। और साथ ही बात होगी उत्तराखंड में आज से यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां के विकास कामों को लेकर समीक्षा बैठक की और निर्माणाधीन कामों को डेडलाइन पर पूरा करने के निर्देश दिए। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान हाथी रेस्क्यू सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। संविधान गौरव कार्यक्रम में सीएम योगी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार बाबा साहब का अपमान किया, अब ये लोग आज संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी भी है। एएमयू और जामिया यूनिवर्सिटी में SC/ST को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता। सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधा कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम इन्होंने बदल दिया था, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो वापस बाबा साहब के नाम पर रख दिया गया। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने विकास के कामों के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने जिले में चल रहे सभी प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आयुष विश्वविद्यालय और निर्माणाधीन वेटनरी कॉलेज को लेकर भी सीएम योगी ने अपडेट लिया। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एनेक्सी भवन में समीक्षा बैठक की। इसमें सीएम का टारगेट रहा कि जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो समय पे पूरा हो। इसी के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय एक स्टेडियम बनना है उसकी भी कार्य योजना जल्द से जल्द तैयार करने के उन्होंने दिशा निर्देश दिए। साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, कुछ काम बाकी है, उसको समय से पूरा करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। गोरखपुर में ही सीएम योगी ने शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया और पूजा अर्चना भी की। इसके बाद सीएम योगी ने चिड़ियाघर में पौधारोपण किया। गजराज को उसके बाड़े में सीएम योगी ने गन्ना और केला खिलाया और साथ ही उन्होंने जानवरों के नाम भी रखे। इसके बाद गेंडों को भी फल और सब्जियां खिलाई। योगी ने खूंखार भेड़ियों का नाम भैरव भैरवी रखा। इसके अलावा बाघ का नाम केसरी रखा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रकृति और पशु पक्षियों के साथ संतुलन बनाकर रखना होगा। पिछले 7-8 सालों में सरकार ने पर्यावरण को लेकर काफी काम किया है। सरकार की ओर से 100 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। सीएम योगी ने चिड़ियाघर में इस बार भी पौधारोपण किया। हमारा प्रयास है कि लैंड जल्दी उपलब्ध अगर हो जाती है तो एक फॉरेस्ट्री का, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का ही एक सेंटर इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के रूप में उसे स्थापित किया गया। यह आज की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को पता लगना चाहिए पर्यावरण का महत्व क्या है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के लिए जो कारक खतरनाक है, पर्यावरण के जो दुश्मन है, उनसे परहेज करना, उसमें आपका भी, वर्तमान पीढ़ी का भी, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है। सीएम योगी ने संविधान गौरव सेमिनार में शिरकत की। इस मौके पर संविधान को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान को कमजोर करने की कोशिश की। संशोधन करके मूल प्रस्तावना में जबरन 2 शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी पार्टी भी संविधान को लेकर झूठ और भ्रम फैलाकर कांग्रेस की राह पर चल रही है। कांग्रेस ने अपने हित के, अपने स्वार्थ के लिए जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी, आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने 2 शब्द रात के अंधेरे में डाल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया था। कांग्रेस ने लगातार कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जो भारत के संविधान के गले को घोंटने के समान थे
हर अवसर पर संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन करती रही। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां गोरखनाथ के सीएम योगी ने दर्शन पूजन किए। इसके बाद अपने गुरु महंत वैद्यनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की डिमांड काफी हाई है। 23 जनवरी को सीएम योगी की पहली रैली होगी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी दिल्ली में कुल 14 जनसभाएं करेंगे। यूपी से बाहर सीएम योगी की अब तक जितने राज्यों में जनसभा हुई है, जहां पर उन्होंने प्रचार किया है, वहां पर उनका सक्सेस रेट बेहतरीन रहा है। ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी जीत का दावा किया है। रिपोर्ट देखिए। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दिल्ली के चुनावी रण में अब योगी आदित्यनाथ के उतरने की घड़ी आ गई है। 23 जनवरी को सीएम योगी दिल्ली में अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं। बीजेपी ने सीएम योगी की 14 रैलियां तय की हैं, जहां वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। महाकुंभ के बिजी शेड्यूल के बीच सीएम योगी की रैलियों को स्पेशल प्लान तैयार किया गया है, ताकि इनका ज्यादा असर दिखे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 14 से ज्यादा जनसभाएं दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं 23 जनवरी से शुरू हो सकती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम जो जनसभाएं और रैलियों की डिमांड को लेकर वहां की प्रदेश कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी को पत्र लिखा है। सीएम योगी का दिल्ली में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। सीएम योगी दिल्ली के कई विधानसभा इलाकों में प्रचार करेंगे। 23 जनवरी को किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर में प्रचार करेंगे। 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, घोंडा, शाहदरा, पटपड़गंज में प्रचार करेंगे। 30 जनवरी को महरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर में प्रचार का कार्यक्रम है। 1 फरवरी को सीएम योगी पालम, बिजवासन और द्वारका में चुनाव प्रचार करेंगे। ये समझना भी बेहद जरूरी है कि कैसे पिछले कुछ चुनावों में योगी की मौजूदगी मतलब जीत की गारंटी बनती दिखी है, खास तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 9 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, यानी सक्सेस रेट 64% से भी ऊपर। इसी तरह महाराष्ट्र में योगी ने 30 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और पब्लिक ने बीजेपी की झोली में इनमें से 22 सीटें डाल दी। यहाँ सक्सेस रेट करीब 85%। योगी की मौजूदगी चुनाव को किस तरह एक अलग रंगत दे देती है, इसकी मिसाल हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में छाया रहा। नारा बटेंगे तो कटेंगे भी रहा। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड रहा है कि जहां जहां चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए हैं वहां सफलता मिली है। और यहां पर नेतृत्व के निर्णय के अनुसार योगी जी की मीटिंगें जो लगाई जा रही हैं उसका प्रतिफल अच्छा होगा। दिल्ली में भी हमारी सरकार बनेगी, कमल खिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही है। वहीं अखिलेश आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को एक बार और हार मिलती है तो क्या इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, वो भाजपा को पहले भी हरा चुकी है, इसलिए समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का सहयोग कर रही है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है। इंडिया गठबंधन मजबूत है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा के दिखाया है, रोक के दिखाया है, बहुमत से दूर करके दिखाया है। तो समाजवादी पार्टी समझती है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, नफरत और बंटवारे की राजनीति करने वाले दल को हराने के लिए, और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने। अखिलेश ये बयान दे चुके हैं कि बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टी टक्कर दे सकती है। ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टी जहां मजबूत है उसे समर्थन देना चाहिए। मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस चुनाव हारी, उसने क्षेत्रीय पार्टियों को भी उसका हक नहीं दिया। अलायंस का भविष्य दिल्ली के रिजल्ट के बाद पूरे तरीके से खत्म होता ही ज्यादा नजर आता है। इसके मजबूत होने, आगे बढ़ने या कोई थर्ड फ्रंट बनने की बात ज्यादा संभावित लगती है।
जिसके नेता या तो अखिलेश हो सकते हैं, ममता बनर्जी हो सकती हैं, या स्वयं अगर चुनाव जीत के आते हैं तो अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं। सीएम योगी ने यूपी के बाहर जिन राज्यों में प्रचार किया है वहां जीत में बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। ऐसे में एक बार सीएम योगी की डिमांड दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बढ़ गई है। अब देखना ये है कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ कितनी मजबूती से अपनी बात वोटर्स तक रख पाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मिल्कीपुर का उपचुनाव बीजेपी और एसपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। इस बार ब्राह्मण वोट बैंक को ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा में करीब 75,000 ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण वोटर्स पिछले कई चुनाव से निर्णायक साबित हुए हैं। मिल्कीपुर के दंगल में एसपी का कहना है कि अगर फेयर इलेक्शन होता है तो जीत तय है। वहीं बीजेपी का दावा है कि इस बार जनता एसपी की झांसी में नहीं आएगी और विकास को लेकर वोट करेगी। मिल्कीपुर विधानसभा के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगातार प्रचार में जुटी है। मिल्कीपुर चुनाव बीजेपी और एसपी दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। वहीं माना जा रहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में इस बार ब्राह्मण वोट बैंक ट्रम्प कार्ड बनने जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा में करीब 75,000 ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वोटर्स पिछले कई चुनाव से निर्णायक साबित हुए हैं। जिस तरफ ब्राह्मण वोट बैंक जाता है वो प्रत्याशी विधायक बन जाता है। न्यूज़ 18 की टीम ने मिल्कीपुर की जनता का मूड जानने की कोशिश की है। ब्राह्मण लेकर माहौल है, कमल का फूल जीतेगा भैया, उसे वोट देना है। और क्या दिक्कत है सपा में? सपा में दिक्कत है, झूठा आदमी है, जनता झूठ बोल के जाते हैं। यहाँ ये सड़क बनवा देंगे, वो सड़क सब कच्ची पड़ी है। इस बार भाजपा को कोई खास बात? झूठ बोलते आते नहीं है यहाँ, जो कुछ कहते हो करते नहीं है। कहते कुछ करते कुछ, उनके पास एक डायरी उसे नोट कर लेते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। ब्राह्मण वोट को साधने के लिए बीजेपी से जहां खब्बू तिवारी लगाए गए हैं तो वहीं एसपी से पवन पांडे को लगाया गया है। कांग्रेस और बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रही। ऐसे में लोगों का कहना है कि उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से धोखा मिला, लेकिन इस बार गलती नहीं दोहराएंगे। और हम लोग लगातार जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे और लगभग जो है 17 से हम सांसद जी को चुनाव जिताने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे और जिताया भी इन लोगों को। 2022 में जिताया, 2024 में जिताया, तन मन धन लगाकर जिताया। और हमारा पोलिंग बूथ कोई चेक कर सकता है, 2200 गांव में इनकी जीत हुई है। लेकिन आलम यह है कि हम लोग को ही नहीं पहचानते जीतने के बाद, और हमेशा झूठ बोलते हैं, जनता से झूठ बोलते हैं। तो इस बार इनको यहाँ से हम लोग बाइकाट करेंगे। मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी की जीत पक्की है, क्योंकि मिल्कीपुर में विकास हुआ है और बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव जीत रही है। देखिए, किसी के आरोप से कुछ नहीं होता है। जहां तक मैं देख रहा हूं कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। बड़ा काम हुआ है क्षेत्र के अंदर। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा विकास है। मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर एसपी सांसद ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर बीजेपी ने प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया तो एसपी ही चुनाव जीतेगी। मिल्कीपुर चुनाव में किस तरीके से परिणाम देखते हैं? समाजवादी पार्टी जीत रही है अगर चुनाव हुआ तो। बीजेपी ने जैसे ही अपने प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान का नाम घोषित किया, टिकट के दावेदारों में मनमुटाव की खबर आने लगी थी। लेकिन सीएम योगी ने उनसे अलग अलग मुलाकात कर आपसी मनमुटाव को भी दूर कर दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी ब्राह्मण वोटरों को साधने में जुट गए हैं। वहीं पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी में सीएम योगी से मुलाकात के बाद नई ऊर्जा के साथ मिल्कीपुर में बीजेपी को जिताने में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में 1978 के दंगों को लेकर सियासी घमासान जारी है और दिसंबर 1993 की यूपी के न्याय विभाग की कथित चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दावा है कि मुलायम सरकार ने संभल दंगों से जुड़े 8 केस वापस लेने का आदेश दिया था। वहीं इसे लेकर अब 1978 दंगों के पीड़ितों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने जेल में बंद एसपी नेता आजम खान पर बड़ा आरोप लगाया है। आकाश सक्सेना का कहना है कि संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे आजम खान ने कराए थे। इतना ही नहीं, आरोपियों को छुड़वाने के पीछे भी आजम खान का हाथ है, जिस पर एसपी ने पलटवार किया है।
संभल में बीते साल 24 नवंबर को हुए बवाल को लेकर गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी मंगलवार को जांच के लिए शहर पहुंचेगी। जांच टीम घटना से जुड़े लोगों के बयान दर्ज करेगी। जांच समिति इससे पहले 1 दिसंबर को भी जिले में पहुंची थी। उस दिन समिति ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान खूब बवाल हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। संभल हिंसा मामले में सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया है। रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। संभल में हुए 1978 के दंगे को लेकर मुलायम सिंह यादव की तत्कालीन सरकार पर बड़े आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उस वक्त सरकार ने 16 में से 8 केस वापस ले लिए थे। इससे जुड़ा राज्य सरकार का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 23 दिसंबर 1993 के लेटर के मुताबिक दंगों के केस वापसी का ये प्रस्ताव है। लेटर में रिजवान, मुनाजिर, मिंजार, इरफान समेत कई आरोपी हैं। केस वापसी का लेटर वायरल होने के बाद पीड़ितों ने 1978 के दंगे की दोबारा जांच शुरू करने की मांग की है। शासन और प्रशासन से मांग करूंगा कि जो लोग दोषी थे और जो अब नहीं रहे, उनके साथ, उनकी जायदाद के साथ उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए और जो भी उनके साथ कार्रवाई हो वो आज होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो भविष्य में फिर हिंदू यहां से तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पलायन करता रहेगा और दबाव महसूस करता रहेगा। मुलायम सिंह वापिस ले लिए तो किसी दबाव में ले लिया हूं। उनका तो था ही मुस्लिम अपीजमेंट। क्या ये जांच दोबारा होनी चाहिए? क्या दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने जेल में बंद एसपी नेता आजम खान पर बड़ा आरोप लगाया है। आकाश सक्सेना का कहना है कि संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे आजम खान के कराए गए थे। इतना ही नहीं, दंगे करवाने से लेकर उनके आरोपियों को छुड़वाने के पीछे भी आजम खान का ही हाथ है। 1978 के दंगे करवाने से लेकर और उनके आरोपियों को छुड़वाने तक अगर किसी एक व्यक्ति का हाथ है तो वो है आजम खान। आजम खान ने ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 1993 में सरकार बनती है दिसंबर में, और 23 दिसंबर को ही कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद ये शासन से ये आदेश निकलता है कि 1978 के संभल के दंगों के आरोपियों के मुकदमे वापस लिए जाते हैं। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस लगातार हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में 26 जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सोमवार को यूसीसी नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसकी आखिरी औपचारिकता भी पूरी हो गई। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार में आने पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी। सीएम धामी का कहना है कि जनता से किया गया ये वादा अब जल्दी ही पूरा हो जाएगा। – 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार में आने पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि जनता से किया गया ये वादा अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। सोमवार को धामी कैबिनेट की मीटिंग में यूसीसी की नियमावली को हरी झंडी दे दी गई, यानी कि नियम कायदों को मंजूरी दे दी गई। अब आखिरी औपचारिकता पूरी कर दी गई है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कब से लागू किया जाए, कैबिनेट ने इसका फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। शादियों के रजिस्ट्रेशन का एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा, जिससे विवाह से संबंधित धोखाधड़ी और बहुविवाह की घटनाओं में कमी आएगी। लिव इन रिलेशनशिप कानून के दायरे में होगी, इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए
और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली पर मंजूरी मिल गई है? हाँ, नियमावली पर सारी चर्चा हो गई है। बड़ा चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश में इंतजार है। बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। आजकल सभी को उत्सुकता है कि यूसीसी का क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उस नियमावली को भी आज माननीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो कब उसको लागू करेंगे, इसके लिए उनको अधिकृत किया गया। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द मेरा उत्तराखंड यानी हमारा उत्तराखंड वो राज्य बनेगा जो देश का पहला होगा जहां पे यूसीसी लागू। यानी जनवरी महीने का बचा हुआ 1.5 हफ्ता उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 25 जनवरी को चुनाव नतीजे आते ही शहरों की सरकार गठित हो जाएगी। इसके अगले दिन 26 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान होगा, तो वहीं 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि में होंगे और नेशनल गेम्स का रंगारंग आगाज करेंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।